जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे अच्छी साइंस फैंटेसी सी, मजा आता है देख के। उसमें कुमकुम के साथ थे ये। उसमें प्यारेलाल जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब हमें ये पता चला कि ये गाना हमें किशोर कुमार से गवाना चाहिए और गाना गवाना है, और किशोर कुमार हीरो हैं, वो अपने लिए ही गाते हैं, तो वो हमारा किशोर कुमार के साथ पहला इंट्रोडक्शन था। कहता है किशोर कुमार को जब हमने ये धुन सुनाई, मेरे महबूब कयामत होगी, तो कहते हैं किशोर कुमार पागल हो गए बिल्कुल। कहते हैं क्या गाना बनाया आप दोनों ने। कहते और वहीं हमारे साथ गाने बैठ गए इस गाने को, और वो गाना एक आइकॉनिक सॉन्ग है जो आज तक याद किया जाता है। फिल्म सो थी, चली नहीं चली मुझे ध्यान नहीं, देखी हुई है, लेकिन सी ग्रेड फिल्म थी। तो इनको फिल्म में कुछ कुछ और मिलती गई, गंगा की लहरें, दूसरा कुछ सपोर्टिंग रोल में आ गए। उस जमाने में भी सपोर्टिंग रोल करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी, लेकिन गाने तो फेमस हो गए। किशोर कुमार एज एन एक्टर पॉपुलर नहीं हो रहे थे। अब इनकी दोस्ती कुछ कुछ एस डी बर्मन साहब के यहाँ जाते आते उनके बेटे आर डी से बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी दोनों की। तो आर डी बर्मन ने इनको एक बहुत अच्छा ब्रेक दिया 1968 में, पड़ोसन में। पड़ोसन में इन्होंने अभिनय के साथ साथ जो गाने गाए हैं, कमाल कर दिया। उसमें दो गाने तो बहुत प्रसिद्ध हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में, दूसरा मन्ना डे साहब के साथ है, ऐ थम ऐ धूम ए तारा रारा रू रू, ये गाना। तीसरा कहना है, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। ये तीन गाने तो जबरदस्त पॉपुलर, ये तो क्लाइमेक्स सॉन्ग था। लेकिन उसमें एक गाना है जो कहा जाता है कि इनफैक्ट डायलॉग्स थे। तो उसमें किशोर कुमार, सुनील दत्त और वो जो मंडली थी, म्यूजिकल मंडली ड्रामा वाली, उन सब ने वो डायलॉग आपस में थे उनके। तो किशोर ने कहा आरडी को कि भाई ये इसका बड़ा अच्छा गाना बन सकता है, फला फोक पे इसको बनाते हैं। तो वो किशोर कुमार साहब ने उस डायलॉग्स के एक पेज को पूरा गाना बना दिया, और इतना खूबसूरत गाना बना दिया। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी सोनेरी बिंदु, मेरा जीवन तेरे बिना है वो दिया कि जिसमें तेल ना हो, ओ बिंदु रे। तो ये बहुत शानदार गाना। यहां से मुझे लगता है किसी ने, मतलब एस डी बर्मन ने स्पेशली इससे कहा कि किशोर, अब तुम्हारा फिल्मी करियर एज एन एक्टर एक तरह से अब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा रोल तुमने पड़ोसन में किया, इसके बाद उनका साधु और शैतान भी आई थी महमूद जी के साथ, उसमें भी मिलता जुलता रोल था, अच्छा रोल किया था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम यार दूसरों के लिए गाओ, तुम अब टाइम मैच्योर सिंगर बन चुके हो। तो बड़े रिलक्टेंटली इन्होंने एग्री किया कि ठीक है, मैं अब दूसरों के लिए गाऊंगा। तो इनको भी लगा कि अब मैं एज ए हीरो नहीं बन सकता। लेकिन इससे पहले 1964 में इन्होंने खुद अपनी एक फिल्म बनाई, दूर गगन की छांव, जिसे इन्होंने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, लिखा भी, गाने भी लिखे, म्यूजिक भी दिया और रोल भी किया। और उसमें अपने बेटे अमित कुमार, वो छोटा बच्चा था, उसको एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें उतारा। और उसमें उन्होंने बिल्कुल ही अपना विपरीत रूप दिखाया।
जो लोग उन्हें एक जोकर समझते थे कि एक कॉमेडियन ऐसे एक्टिंग क्या आती है, वहाँ इतना सीरियस काम उन्होंने किया, इतना सीरियस काम किया। और उसमें जो गाने उन्होंने गाए हैं, जिन रातों की भोर नहीं है, आज सी ही रात आई, बोझ के गम से डूब गया दिल, सागर की है गहराई, जिन रातों की रात के तारों तुम ही बता दो, मेरी वो मंजिल है कहाँ, रात के तारों तुम ही बता दो, मेरी वो मंजिल है कहाँ, पागल बन कर। ये हो सीरियस गाना। और भी इसमें दो तीन बहुत सीरियस गाने हैं और बहुत शानदार फिल्म थी। और पूरी उन्होंने कोशिश की थी कि एक क्लासिक बनाएं, और वो वाकई एक क्लासिक है। वो नहीं चली उतनी, लेकिन उसके पीछे भी एक किस्सा है। स्पेशली दिल्ली में तो उतनी नहीं चली थी। सुबोध मुखर्जी, जो कि इनके बहनोई शशधर मुखर्जी के भाई थे, उन्होंने 64 में अप्रैल फूल फिल्म बनाई थी, जिसमें विश्वजीत और सारा बानू थे। तो उन्होंने 8 हफ्ते के लिए हॉल बुक किया था अप्रैल फूल के लिए बॉम्बे में। तो किशोर कुमार अपनी ये फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे थे, इनको हॉल नहीं मिल रहा था। तो रिश्तेदारी के नाते इन्होंने उनसे कहा होगा, तो उन्होंने उनको 1 हफ्ता शुरू का दे दिया कि ठीक है, 1 हफ्ते आप ले लो, 7 हफ्ते मैं रख लूंगा अपनी अप्रैल फूल, क्योंकि वो श्योर थे कि अप्रैल फूल इज सुपर हिट, ये पिक्चर तो कहाँ चलनी है। तो 1 हफ्ता जो है उन्होंने इसको दिया। तो किशोर कुमार साहब उसी इंटरव्यू में, प्रतीश नंदी वाले इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं और सुबोध मुखर्जी दोनों हॉल में बैठे थे, शायद बॉम्बे का अलंकार। वहां पे टोटल 10 जने उस फिल्म को देख रहे थे। कहता मैं बहुत निराश हो गया। तो सुबोध मुझे ढांढस बांधने लगा, कोई नहीं, ऐसा होता है यार, चलो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहता है उस दिन के एक शो के बाद लोगों तक पहुंच गई कि यार बड़ी शानदार फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म है, किशोर की बड़ी शानदार फिल्म है। तो कहता है नेक्स्ट डे 75% हॉल भर गया। और उसके बाद वो फिल्म 7 हफ्ते चली हाउसफुल। और अप्रैल फूल उसके बाद रिलीज हुई और बुरी तरह पिटी। वो मैंने दिल्ली में मैंने भी देखी थी, बुरी तरह पिटी थी, बहुत शानदार गाने होने के बावजूद। रफी साहब के गाने थे उसमें, बहुत खूबसूरत गाने थे। तो भाग्य, वक्त इस फील्ड में कहां से कहां ले जाता है, कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बाद अब हम 68-69 पे आते हैं। शक्ति सामंत साहब फिल्म बना रहे थे आराधना, जिसमें वो नया हीरो, अभी 2-3 फिल्में की थी उसने, जिसे आप और हम सब राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। तो हार्डी ने बताया कि मैं और मेरे पिताजी एस डी किशोर को बता रहे थे कि भाई आराधना में हम तुमसे गाने गवाना चाहते हैं। तो उसमें जो है एक नया एक्टर है, नेपाली सा लगता है, उसके लिए तुम्हें गाने गाने हैं। तो किशोर साहब ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहूंगा, कौन सा हीरो है वो। तो शक्ति सामंत ने कहा भाई राजेश तुमसे किशोर दादा मिलना चाहते हैं। तो राजेश खन्ना जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं बड़ा डरता डरता उनके घर गया, क्योंकि उनके बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके थे, हमने कभी उनको देखा नहीं था। उनके किस्से भी हमने बहुत सुने थे कि बहुत सनकी हैं और ये हैं वो हैं। तो कहता मैं गया,
कहता मेरे साथ वो 1 घंटे तक बात करते रहे, ना पानी पिलाया ना चाय पूछी। 1 घंटे तक बात करते रहे, फिल्मों में क्यों आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कहता 1 डेढ़ घंटा बात करने के बाद उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और चाय वगैरह सब आई। कहता है मुझे उस दिन तो कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने मुझे 1 डेढ़ घंटा यूं बातचीत करते रहे, ना पानी पूछा ना चाय पूछी। बाद में मुझे पता चला कि वो 1 घंटा मेरे हाव भाव, मेरे मैनरिज्म्स को स्टडी कर रहे थे कि मैं किस तरह से हाथ उठाता हूँ, किस तरह से क्या करता हूँ, ताकि वो गाना गाते हुए वो चीज गाने में ला सके। देखिए ये है जीनियस, इसे कहते हैं प्लेबैक सिंगर। और उसके बाद राजेश खन्ना जी और किशोर कुमार साहब की इतनी गहरी दोस्ती थी कि राजेश खन्ना जी कोई भी फिल्म बिना किशोर के गाने के लेने को तैयार नहीं होते थे। आराधना में रफी साहब ने भी गाना गाया है, लेकिन वो जिद एस डी बर्मन साहब की थी। आराधना के दौरान एस डी बर्मन साहब बीमार हो गए थे, तो बाकी गानों की रिकॉर्डिंग आर डी ने करवाई थी और किशोर से उसने शायद ये गाना एक्स्ट्रा भी गवा लिया था जो एस डी बर्मन शायद रफ़ी से गवाना चाहते थे। तो वहां से सफर शुरू हुआ किशोर कुमार का स्टारडम का एज अ सिंगर। उसके बाद तो एज अ सिंगर ऐसी लाइन लग गई, ऐसी लाइन लग गई कि ये कहना मुश्किल है कि हम रफ़ी को बड़ा बताएं या किशोर को बड़ा बताएं। किशोर कुमार साहब हमेशा रफ़ी को सबसे टॉप का सिंगर मानते थे और रफ़ी साहब किशोर को एक शानदार प्लेबैक सिंगर मानते थे और दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किशोर कुमार साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत सनकी थे, लेकिन उसी इंटरव्यू में जो प्रीतेश नंदी को उन्होंने दिया था 1985 में इलस्ट्रेट वीकली में, वो कहता है कि मैं सनकी नहीं हूं, मैं डिलिबरेटली ये करता था क्योंकि ये सब मेरे पैसे खा जाते थे। कहता ऐसे ऐसे डायरेक्टर थे जिनको कैमरा भी नहीं रखना आता था कि कैमरा कहां प्लेस करना है और फिल्में हिट हो जाती थी और वो मेरे पैसे खा जाते थे। तो उसके बाद मैंने वो अपना एटीट्यूड बना लिया कि ऐसे करोगे तो मैं सनक दिखाऊंगा। कहता मजबूरी थी मेरी, पैसे खा गए मेरे बहुत, तो कई ने दिए ही नहीं, आज तक नहीं मिले मुझे पैसे। कहते सिंगिंग में भी ऐसे कईयों ने करने की कोशिश की, इसलिए मैंने बाद में जब तक पैसा नहीं मिलता था पूरा मैं गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठा रहता था, गाता नहीं था। तो दरअसल किशोर कुमार साहब बहुत सीरियस आदमी थे और ये बात केन सिंह साहब बता चुके हैं, सर उस गाने से रिलेटेड नहीं। कहते हैं किशोर कहता था मुझे कि सिंह साहब मुझे कुछ समझ नहीं रहा। किशोर कुमार साहब केन सिंह के दिली तौर पर बहुत क्लोज थे और अपने दुख की बात केन सिंह साहब से वो करते थे और केन सिंह साहब उन्हें एनकरेज करते रहते थे। अब एक महान कलाकार, और ये बिल्कुल ठीक है, जितने भी महान क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको लोग शुरू में बड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो टेक ऑफ करते हैं तो फिर सबके ऊपर वो जो हवाई जहाज का धुआं है वो उन सबके मुंह पे लगता है। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।